गुड इवनिंग मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स। मैं आप सभी का तहे दिल से करता हूं स्वागत आपके द्वारा आपको पढ़ाने के लिए, आपकी खुशी के लिए, आपके फायदे के लिए एक नए वीडियो लेक्चर में। जी हां मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों, आज का ये वीडियो लेक्चर क्लास 12th की फिजिक्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट लगातार मेरे द्वारा पढ़ाई जाने वाली एक सिंपल सी यूनिट, इंपॉर्टेंट भी है सिंपल भी है, उसका नाम है डुअल नेचर ऑफ मैटर। जी हां, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का अगला वीडियो लेक्चर, यानी कायदे से अगर बताऊं तो आज का वीडियो लेक्चर है वीडियो लेक्चर नंबर 7। जी हां, इससे पहले मैं कुल मिलाकर 6 वीडियो लेक्चर देख चुका हूं। अगर आप में से किसी भी बच्चे ने इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो मेरी सजेशन है कि आप आज का वीडियो लेक्चर देखने से पहले इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में जाकर इससे पहले वाले सभी वीडियो लेक्चर्स को देखना ना भूलें, क्योंकि साल 2020 के बच्चों की अगर मैं बात करूं, जी हां 2020 कोरोना काल में पढ़ने वाले बच्चों के सेशन के सिलेबस के अनुसार आज का वीडियो लेक्चर आखिरी वीडियो लेक्चर है। टॉपिक अभी एक और बचा है जिसका जिक्र मैं इस वीडियो के अंत में करूंगा, लेकिन शायद मैं 2020 में उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं ना, क्योंकि जिस टॉपिक तक 2020 के बच्चों से सवाल पूछा जाएगा बोर्ड में, उस टॉपिक तक की सारी कहानी आज समाप्त हो जाएगी। तो जी हां, फिर से मैं बताना चाहूंगा कि मुझे है खुशी ये बात बताने में कि आज का वीडियो लेक्चर डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन को पूरी तरह से खत्म करता है और आज का ये वीडियो लेक्चर है आखिरी वीडियो लेक्चर। सही सुना आपने, इस यूनिट का आखिरी वीडियो लेक्चर। क्या पढ़ने जा रहे हैं? अगर आपको याद है, इससे पहले के वीडियो लेक्चर नंबर 6 में मेरे द्वारा बताई हुई सारी बातें, तो मैं बताना चाहूंगा कि वहां पे मैंने एक टॉपिक का जिक्र किया था जिसे हम कहते हैं डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, या मैं सिंपल शब्दों में कहूं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। सो आज का ये वीडियो लेक्चर पूरी तरह से उसी टॉपिक पे बेस्ड है और आज हम करने जा रहे हैं डेरिवेशन। एग्जाम में 3 से 4 नंबर की डेरिवेशन आती है और आज का वीडियो लेक्चर उसी पे डेडिकेटेड है। तो चलिए विदाउट एनी डिले मैं सीधा सीधा हेडिंग डाल देता हूं और हेडिंग में मैं लिखने जा रहा हूं, आज हम करने जा रहे हैं डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन। मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनेंगे। डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। बिल्कुल सही आपने सुना, डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ यानी हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ की डेरिवेशन करने जा रहे हैं। एक बच्चे ने कहा कि सर इससे पहले कि आप डी ब्रॉगली वेवलेंथ की डेरिवेशन करें, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट है ये किस बात पे आधार पे है, मतलब किस कॉन्सेप्ट के आधार पे है। तो मैं बता दूं, ये पूरी की पूरी बात एक हाइपोथेसिस के आधार पे है जिसे हम कहते हैं डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। तो डी ब्रॉगली नाम के वैज्ञानिक ने एक हाइपोथेसिस दिया और वो हाइपोथेसिस क्या कहता है मैं चाहूंगा कि आप ध्यान से सुने और बातों को अपने दिमाग में समझाएं, मतलब रखें और लंबे समय तक उसे काम में लेके आए। तो चलिए विदाउट एनी डिले आगे बढ़ते हैं। अगर आपको याद हो, इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने ये साबित किया था कि कोई भी मैटर या कोई भी रेडिएशन डुअल नेचर शो करती है। हमने ये प्रूव किया था। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट की बात हुई थी। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में वेव थ्योरी के फेलियर की बात हुई थी कि कैसे वेव थ्योरी फेल हो गई एक्सप्लेन करने में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को, लेकिन हम इस बात को साबित करने में कामयाब हुए थे कि कैसे डुअल नेचर ऑफ मैटर और डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, यानी मैटर और रेडिएशन दोनों का डुअल नेचर एग्जिस्ट करता है। अब डी ब्रॉगली क्या कहते हैं? डी ब्रॉगली कहते हैं अगर कोई रेडिएशन पार्टिकल का नेचर शो कर रही है तो उस रेडिएशन में पार्टिकल्स शामिल हैं जिनको हमने फोटॉन्स का नाम दिया था। लेकिन अगर मैटर जो कि पार्टिकल से बना हुआ है, अगर वो डुअल नेचर शो कर रहा है तो फिर तो उस पार्टिकल को वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स शो करने चाहिए जो एक वेव शो करती है, क्योंकि डुअल नेचर का मतलब यही है, पार्टिकल नेचर वेव नेचर। डुअल नेचर का मतलब यही है, पार्टिकल नेचर वेव नेचर। तो भैया पार्टिकल पार्टिकल जैसा तो बिहेव करेगा, लेकिन मजा तब आता है जब पार्टिकल पार्टिकल के अलावा वेव के जैसा बिहेव करे। एक बच्चा बोला मतलब मैं कुछ समझा नहीं। एग्जांपल के तौर पे एक फुटबॉल एक पार्टिकल है, अगर मैं फुटबॉल को किक करता हूं तो फुटबॉल आपको फुटबॉल की फॉर्म में जाती हुई दिखाई देगी, लेकिन डी ब्रॉगली पता क्या कहता है कि कहीं ना कहीं
अगर डी ब्रॉगली की बात हम सुने ध्यान से, तो डी ब्रॉगली कहता है कि कहीं ना कहीं अगर फुटबॉल एक पार्टिकल है, सो पार्टिकल मींस इट इज अ पार्ट ऑफ अ मैटर, एंड इफ इट इज अ पार्ट ऑफ मैटर देन इट मस्ट possess dual nature, and if it possesses dual nature then the football which is being kicked from one point to the other point, no doubt it is a particle, must possess some wavelength. हाँ जी, सही सुना आपने, वेवलेंथ। यार वेवलेंथ तो वेव की होती है, फुटबॉल तो एक पार्टिकल है, भला एक पार्टिकल की वेवलेंथ कैसे हो सकती है? यही बात तो डी ब्रॉगली जी कहना चाह रहे हैं कि जब पार्टिकल का नेचर डुअल हो सकता है तो फिर पार्टिकल का कैरेक्टरिस्टिक वेव जैसा क्यों नहीं हो सकता? भाई हमने चैप्टर पढ़ा है, हमने अब तक ये सब कुछ सीखा है कि चैप्टर के अंदर डुअल नेचर की बात हो रही है, चाहे वो मैटर हो चाहे वो रेडिएशन हो। मैटर और रेडिएशन दोनों के द्वारा जो नेचर है शो किया जाता वो डुअल नेचर है। तो क्योंकि मैटर एंड रेडिएशन बोथ शोज डुअल नेचर, सो अ पार्टिकल नो डाउट इज अ पार्टिकल मस्ट शो अ वेव नेचर। सो इफ अ पार्टिकल विल शो वेव नेचर देन द पार्टिकल मस्ट पोजेस सम वेवलेंथ, और उस पार्टिकल के साथ ताल्लुकात रखने वाली उस वेवलेंथ के बारे में डी ब्रॉगली ने कहा, और उन्होंने उस वेवलेंथ को नाम दिया डी ब्रॉगली वेवलेंथ। यही उनका हाइपोथेसिस था, क्योंकि इन्होंने कहा कि यार कोई भी वेव के पास तो वेवलेंथ होती है, लेकिन अगर मैं ये साबित कर दूं कि वेवलेंथ सिर्फ वेव के पास नहीं, वेवलेंथ पार्टिकल के पास भी होती है, तो मैं मानूं कि मैं सही हूं। क्योंकि जो लाइट वेव है उसका तो कैरेक्टरिस्टिक है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, लेकिन अगर एक पार्टिकल की बात की जाए और पार्टिकल को वेव के नजरिए से स्टडी किया जाए और ये साबित किया जाए कि उस पार्टिकल के पास भी वेवलेंथ है, तो मैं समझूं कि बात में दम है, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं किसी से कम है। और ये बात जब हमने आपको बताई तो डी ब्रॉगली ने इस कॉन्सेप्ट को डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस कहा। यानी अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस every particle shows dual nature, means it will possess the particle characteristics already, क्योंकि वो particle है, but at the same time it will also possess some wave characteristics which will prove that it shows dual nature। किसी भी particle के द्वारा wavelength का शो किया जाना, किसी भी particle के द्वारा wavelength का शो किए जाना इस बात का सबूत है कि वो पार्टिकल के पास वेवलेंथ होगी। अगर उस पार्टिकल के पास वेवलेंथ होगी तो वो वेवलेंथ क्या होगी? डी ब्रॉगली ने उस वेवलेंथ का एक्सप्रेशन डिराइव किया और उस वेवलेंथ को उन्होंने नाम दिया मैटर वेव, या सिंपल शब्दों में कहूं डी ब्रॉगली वेव। आइए समझते हैं कि क्या होगा। देखिए सिंपल शब्दों में कहूंगा, let us consider a light wave। let us consider a light wave जिसमें उसके पार्टिकल्स, क्योंकि वो एक लाइट वेव है तो उसके पार्टिकल्स को क्या कहा जाएगा? फोटॉन। जिसमें उसके पार्टिकल्स को फोटॉन कहा जाता है, जिसमें उसके पार्टिकल्स को फोटॉन कहा जाता है। एंड एवरी फोटॉन, आई रिपीट माय सेंटेंस, every photon will possess some energy, every photon will possess some energy given according to the relation, every photon will possess some energy given according to the relation के अनुसार हर फोटोन के पास एक एनर्जी होगी, energy is equal to h nu, but also we know according to Einstein का मास एनर्जी रिलेशन, उसके अनुसार E is equal to mc स्क्वायर। तो अगर E is equal to h nu हमारी फर्स्ट इक्वेशन और E is equal to mc स्क्वायर हमारी सेकंड इक्वेशन, तो मैं सिंपल शब्दों में लिख सकता हूं फ्रॉम 1 and 2 h nu is equal to आपका mc स्क्वायर। और हम कह सकते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और हम कह सकते हैं कि h nu बटा c स्क्वायर is equal to m। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, so I repeat my sentence, if a particle, सुनना ध्यान से, if a particle of mass m moves, I repeat my sentence, moves with velocity c, then it must possess momentum, given by relation
गिवन बाय रिलेशन h न्यू बटा c इज इक्वल टू m इंटू सी, यानी ये वाला c यहां चला गया और हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं P इज इक्वल टू एच न्यू बटा सी। एक बार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बोर्ड पे दी गई इस पूरी जानकारी को देखिए, जो मैंने बोर्ड पे है बताया, इसे एक बार अच्छे से देखिए कि क्या आपको समझ आया जो मैं बता रहा हूं कि कैसे ये पार्टिकल जो है उसका मास हमारे पास है और मास को हमने मल्टीप्लाई कर दिया c से तो हमें मिल जाता है मोमेंटम, एंड दिस मोमेंटम कम्स आउट टू बी h न्यू बटा c। जी हां मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों, मैंने आपको बेसिक बात बताई है। आई होप कि बोर्ड पे जो मैंने लिखा है वो आपको सबको नजर आया। अगर P इज इक्वल टू एच न्यू बटा सी, तो देखो जी मैं यहां पे लिख रहा हूं, अगर P इज इक्वल टू एच न्यू बटा सी तो मैं यहां पे लिख रहा हूं हम जानते हैं, एक बच्चा बोला क्या, हम जानते हैं कि P means momentum, हम जानते हैं कि P means momentum and momentum here comes out to be P is equal to h nu bata c, but nu is equal to c by lambda, nu is equal to c by lambda or nu by c is equal to 1 by lambda, therefore P is equal to h by lambda और lambda is equal to h by p, या सिंपल शब्दों में कहूं lambda is equal to h by mv, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों, मैं कहता हूं एक बार पूरे बोर्ड पे दी गई इस जानकारी को अच्छे से देख लीजिए, मैं कहता हूं अच्छे से घूर लीजिए। है अगर मन में कोई सवाल तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मैं कहता हूं मचा दीजिए बवाल। आपके सामने फॉर्मूला आ चुका है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, जहां पे पी की जगह हमने लिख दिया एम वी, यहां पे हमारे पास एक्सप्रेशन आ चुका है, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। देखो मैं आपको मौका दे चुका हूं, हालांकि मैं बोर्ड के कोने में हूं इस समय और आपको देखने घूरने का मैं मौका दे चुका हूं। ये डेरिवेशन को मैंने थ्योरी के साथ लिखा है, यहाँ पे बेसिक थ्योरी के साथ, हालांकि आप नोट्स में और बुक में जब देखेंगे तो थोड़ा और डिस्क्रिप्टिव मैनर में आपको दिखेगा। मैं हमेशा कहता हूं बच्चों कि किसी भी एग्जाम में अटेम्प्ट किए जाने वाली आपके द्वारा लिखे जाने वाली डेरिवेशन शुड बी एज डिस्क्रिप्टिव एज पॉसिबल, यानी हमेशा डेरिवेशन को अच्छे से एक्सप्लेन करके रखो। ये नहीं कि सीधा एक्सप्रेशन से शुरू हो गए, सीधा एक्सप्रेशन आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए, लेकिन वहां से वो एज इट इज निकल के आपके आंसर शीट पे नहीं आना चाहिए। आई होप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को समझ आया। तो ये आपके सामने मैंने डेरिवेशन करी, तो चलो इसी डेरिवेशन को फटाफट से एक बार दोबारा से रिवाइज करा देते हैं। इसी डेरिवेशन को एक बार फटाफट से दोबारा से रिवाइज करा देते हैं। सारी चीजें मिटा दूंगा, जो मेन कॉन्सेप्ट है उसे दिमाग में रखूंगा कि डेरिवेशन की शुरुआत कहां से हुई। सारी चीजें मिटा रहा हूं और मेन कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूं कि डेरिवेशन की शुरुआत कहां से हुई। तो डेरिवेशन की शुरुआत होती है दो फॉर्मूले से। पहला फॉर्मूला एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। सो व्हाट इज दिस? दिस इज energy of a photon. What is this? This is the energy of a photon. Also energy is equal to mc square. This is basically called as physics में energy and mass का रिश्ता. This is physics में called as energy and mass का रिश्ता. So therefore h nu is equal to m into c square और m is equal to h nu बटा c square. अब यहां पे मैंने लिखा टीचर हम जानते हैं। टीचर बोली क्या जानते हैं? हम जानते हैं। अरे क्या जानते हो? कि होता है मोमेंटम। क्या होता है मोमेंटम? मोमेंटम होता है टीचर मास इनटू वेलोसिटी। तो देयरफॉर मास इनटू वेलोसिटी की जगह c लिखूं तो मास की जगह h न्यू बटा c स्क्वायर इनटू c कैंसिल, तो h न्यू बटा c। तो मेरे पास आ गया टीचर मोमेंटम इज इक्वल टू h न्यू बटा c। p बोले मोमेंटम, h बोले प्लैंक्स कांस्टेंट, u बोले फ्रीक्वेंसी, c बोले स्पीड ऑफ लाइट। बट ऑल्सो nu is equal to c by lambda
न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा और न्यू बाय सी इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। इस वैल्यू को यहां पुट किया, देयरफॉर P इज इक्वल टू H बाय लैम्डा और लैम्डा इज इक्वल टू H बाय P और सिंपल शब्द में बोलूं लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन mv। लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन mv। दिस इज द मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, यानी डी ब्रॉगली के द्वारा जो वेवलेंथ दी गई उसका फाइनल एक्सप्रेशन आपके सामने आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और एक्सप्रेशन है लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन mv। एग्जाम में पूछे जाने वाली 2 to 3 मार्क्स की ये डेरिवेशन आ सकती है। दिस इज द डी ब्रॉगली इक्वेशन फॉर अ मैटर पार्टिकल। बिल्कुल सही, दिस इज अ डी ब्रॉगली इक्वेशन। इसे हम कहते हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन या डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ मैटर पार्टिकल, यानी कोई भी एक मैटर पार्टिकल की ये इक्वेशन है, या मुझे कहना चाहिए कि कोई भी एक मैटर पार्टिकल की ये वेवलेंथ है जिसे कहा जाता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। जी हां मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों, अब सवाल आता है सर व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, हम और क्या पढ़ेंगे। देखो ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ है एक पार्टिकल के लिए, लेकिन याद करो पार्टिकल का जिक्र फिजिक्स में बहुत बार हुआ है, खास करके तब जब कभी मैटर के बारे में पढ़ाया जाता है या मैटर क्या है ये पढ़ा जाता है। बिकॉज एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल्स आर सो टाइनी दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई एंड दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज एटम। ये आप अच्छी तरह जानते हैं। और फिजिक्स में अगर पार्टिकल्स का जिक्र होता है तो उनकी रैंडमनेस का जिक्र भी होता है। उनकी रैंडमनेस का मतलब कि वो पार्टिकल्स अगर किसी सॉलिड स्टेट में है तो उनका रैंडम मोशन बहुत ज्यादा नहीं होगा। अगर वो पार्टिकल्स लिक्विड स्टेट में है तो उनका रैंडमनेस अच्छा खासा होगा, लेकिन अगर वो पार्टिकल्स गैसियस स्टेट में है तो उनका रैंडमनेस बहुत ज्यादा होगा। यानी पार्टिकल्स की रैंडमनेस का सीधा सीधा ताल्लुकात निकलता है की काइनेटिक एनर्जी के साथ। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी उसके टेम्परेचर के साथ रिलेटेड होती है। तो अब हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ के कॉन्सेप्ट में टेम्परेचर को इंटरफेयर करा के एक छोटी सी और डेरिवेशन करेंगे जिसे हम कहते हैं रिलेशन बिटवीन डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड टेम्परेचर। तो चलिए सोचना है क्या, जब बताना है यहां आप दीजिए अपना पूरा ध्यान। यहां मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों, डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बाद जो अगली चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं या जो अगला कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे हम कहते हैं रिलेशन बिटवीन डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड टेम्परेचर। ध्यान दीजिएगा मैं कॉन्सेप्ट कहां से उठा रहा हूं आपको अभी पता चल जाएगा और आपको अभी समझ आ जाएगा। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा अभी आपको समझ आ जाएगा। दिस इज अ वेरी छोटा रिश्ता, या मुझे कहना चाहिए वेरी छोटी डेरिवेशन। This is a very छोटी डेरिवेशन, रिश्ता between D Broglie wavelength. This is a very small रिश्ता, relation between D Broglie wavelength and temperature. यानी टेम्परेचर और D Broglie wavelength, टेम्परेचर और D Broglie wavelength के टेम्परेचर और D Broglie wavelength के आधार पे हम करने जा रहे हैं एक और डेरिवेशन। अब देखिए क्या होगा। हमने क्लास 11th की एक यूनिट, हमने क्लास 11th की एक यूनिट जिसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अगर आपको याद हो काइनेटिक थ्योरी वाले क्लास 11th की यूनिट काइनेटिक थ्योरी वाले चैप्टर में पढ़ा था कि किसी भी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी is related to temperature T according to रिश्ता कि काइनेटिक एनर्जी is equal to 3/2 kBT where kB is a Boltzmann constant। बच्चा जानता है where kB is a Boltzmann constant and T is a temperature। but
बट हम ये भी जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। इस एक्सप्रेशन में अगर मैं न्यूमरेटर को एम वी स्क्वायर को m से मल्टीप्लाई करूं और m से डिवाइड करूं तो मुझे मिलता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m स्क्वायर वी स्क्वायर। सुनना ध्यान से, m स्क्वायर वी स्क्वायर बटा 2m, या फिर सिंपल शब्दों में कहूं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m, या सिंपल शब्दों में कहूं p स्क्वायर इज इक्वल टू 2m काइनेटिक एनर्जी, या p इज इक्वल टू अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। पहले इतना देखो, क्योंकि अगर इतना समझ आ गया तो जो आगे हूं करने जा रहा वो अच्छे से तो क्या बहुत अच्छे से समझ आएगा। पहले इतना देखो, अगर इतना आपको समझ आ गया तो जो आगे हूं करने जा रहा वो अच्छे से तो क्या बहुत अच्छे से समझ आएगा। अब देखो, अगर ये P है और ये K है तो इस K की ये वाली वैल्यू को उठाकर अगर मैं यहां पुट करता हूं तो देखो जी, अरे भैया K तुम यहां आ सकते हो। जैसे ही K यहां पे आएगा देयरफॉर P यानी कि मोमेंटम इज इक्वल टू 2 इंटू m, K तेरी वैल्यू 3/2, साथ में KB इंटू T, कैंसल, तो मोमेंटम इज इक्वल टू m 3m kbt। अब इससे क्या होगा मास्टर जी? अरे क्यों नहीं होगा? किस चीज का रिश्ता चल रहा है? रिश्ता चल रहा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का। किसके साथ? टेम्परेचर के साथ। तो यहां देखो मेरे बच्चों, हम जानते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv मतलब मोमेंटम मतलब p। तो टीचर लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 3m kbt, या सिंपल शब्दों में लिखूं लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 3m kbt, मतलब रीराइट कर दिया मैंने अच्छे से। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ फाइनल रिश्ता ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। सही सुन रहे हो मेरे बच्चों, सही सुन रहे हो एंड सही देख रहे हो। डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड टेम्परेचर के बीच का ये फाइनल रिश्ता है मेरे प्यारे क्लास 12th के बच्चों। मैं चाहूंगा कि एक बार आप अच्छे से, मैं चाहूंगा कि एक बार आप पक्के से, मैं चाहूंगा कि एक बार आप अच्छे से और अच्छे से क्या पक्के से जो मैं बता रहा हूं उसे देखो, ताकि आपको अच्छे से समझ आए और कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में तो क्या मैं चाहता हूं आपके जहन में बैठ जाए। दिस इज द रिलेशनशिप ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड टेम्परेचर, मेरे द्वारा बताई गई एक छोटी सी डेरिवेशन मेरे प्यारे क्लास 12th के बच्चों के लिए। बिल्कुल सही सुना आपने, एक छोटी सी डेरिवेशन मेरे प्यारे क्लास 12th के बच्चों के लिए जो आपको अपने दिमाग में बिठाना होगा। एक बहुत ही प्यारी सी डेरिवेशन है। जी हां, सही सुना आपने, सही सुना। अब क्या, व्हाट नेक्स्ट? अब क्या करने वाले? आओ, जब हमने डी ब्रॉगली वेवलेंथ की डेरिवेशन करी तो इसी बात पे फोकस किया कि हम बात कर रहे हैं पार्टिकल की, अब मैंने अभी तक ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि किस पार्टिकल की। अभी मैंने देखो ये भी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी के बारे में कुछ बात उठाई और डी ब्रॉगली वेवलेंथ के साथ उसकी कहानी बनाई और आपको एक डेरिवेशन के रूप में करके दिखाई। लेकिन क्वेश्चन अभी भी ये कि पार्टिकल कौन सा? सच बताऊं तो ये पार्टिकल कोई भी हो सकता है, आप भी एक पार्टिकल हो सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको मैं एक हाई वेलोसिटी से भेज सकूं। मैं भी एक पार्टिकल हो सकता हूं। लेकिन अगर हम केमिस्ट्री की दुनिया या फिजिक्स की दुनिया में जाएं तो हमारे लिए पार्टिकल्स कौन है? हमारे लिए पार्टिकल्स एटम्स है। एटम में कौन है? एटम में प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है। ज्यादातर हम लोग किसके साथ खेल खेलते हैं? इलेक्ट्रॉन के साथ। हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को मूव कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के साथ बहुत कुछ स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए क्यों ना इलेक्ट्रॉन को ही मद्देनजर रखते हुए हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ की डेरिवेशन करें फॉर अ पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन। जी हां, यानी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया था हम वही करने जा रहे हैं, लेकिन अब स्पेसिफिकली किसके लिए?
इलेक्ट्रॉन के लिए। तो दीजिए अपना पूरा ध्यान ताकि ना हो कोई बच्चा परेशान। जी हां मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों, दीजिए अपना पूरा ध्यान ताकि ना हो आप में से कोई बच्चा जरा भी परेशान। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम करने जा रहे हैं आखिरी डेरिवेशन इस वीडियो लेक्चर की, इनफैक्ट मुझे कहना चाहिए इस यूनिट की आखिरी डेरिवेशन। सर जी ये डेरिवेशन क्या है, ध्यान दीजिएगा। दिस इज द डेरिवेशन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, दिस इज द डेरिवेशन of the expression. This is the derivation of the expression of electron. Expression of किस चीज का एक्सप्रेशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ, दिस इज द एक्सप्रेशन डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। यानी हम एक इलेक्ट्रॉन की डेरिवेशन कर रहे हैं और किस चीज की, उसके डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की। देखिए हम अब तक, आई रिपीट माय सेंटेंस, हम अब तक ये जान चुके हैं, हम अब तक ये जान चुके हैं कि किसी भी मूव करते हुए पार्टिकल, किसी भी मूव करते हुए पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड जो वेवलेंथ होती है, एसोसिएटेड जो वेवलेंथ होती है उसे कहते हैं डी ब्रॉगली, वेवलेंथ, which is given, I repeat my sentence, which is given according to relation, एक रिश्ते के अनुसार उसका फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन वी, एम वी बच्चा जानता है। तो यहां पे देखिए मैंने लिखा लेट एम बी द मास of an electron, let m be the mass of electron जिसे v velocity acquire करने में कुछ वर्क डन किया गया by a potential difference V, so therefore V is equal to work done per unit charge, क्लास 10 में पढ़ा था, और W is equal to V into Q, ये आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़कर आए हो। and this work done, I repeat my sentence, this work done should be equal to half mv square, and this work done is equal to E into V, y into V, Q की जगह E, V की जगह V, Q की जगह E, V की जगह V, should be equal to half mv square। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों देख लीजिए, मैं कहता हूं घूर लीजिए, है अगर कोई डाउट तो पूछ लीजिए। तो मेरे पास आ गया 2 into EV बटा m, 2 into EV बटा m is equal to v square, और v is equal to under root 2 EV by m। इस v की वैल्यू को हमें यहां पुट करना है। जैसे ही इस v की वैल्यू को यहां पुट करते हैं हमें प्राप्त होता है लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइड बाय m मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 2 EV बटा m। ये वाला m और ये वाला m जब कटेंगे तो हमारे पास आया लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2 MEV। मैं कहता हूं कि देखो, मैं कहता हूं कि घूरो, और घूर के इस बात को पूरा नहीं, आधा नहीं, लेकिन पूरा तो समझो। जी हां मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों, लाल रंग के इस डब्बे में लिखा ये एक्सप्रेशन
लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन 2 MeV। अगर मैं यहां पे इसे रिराइट करूं, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2 MeV is the wavelength of electron of mass m जिसे एक्सेलरेट किया गया है अंडर द पोटेंशियल डिफरेंस V। और हम जानते हैं, अब मैं लिख सकता हूं, एक बच्चा बोला क्या मास्टर जी, हम जानते हैं कि H होता है 6.6 इंटू 10 का पावर माइनस 34, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है हमारा 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31 kg, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। जब इन तीनों वैल्यू को उठा के यहां पे रखा जाएगा तो देखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हमें मिलता है 12.27 अंडर रूट V। दिस इज द, हमें मिलता है लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अंडर रूट V। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। सही सुन रहे हो, सही सुन रहे हो। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज नॉट जस्ट लैम्डा बट दिस इज लैम्डा E। जी हां मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों, मैं चाहूंगा कि आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखो, अच्छे से घूरो, अच्छे से समझो, अच्छे से जानो, जान के से परखो, परख के इसे दिमाग में बिठाओ, और ये डेरिवेशन आपके काम आएगी, एग्जाम में जरूर काम आती है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है न्यूमेरिकल्स के लिए। ये बहुत आपके लिए काम आने वाली है, कारगर डेरिवेशन है। जी हां, अब ये जो आपने एक्सप्रेशन डिराइव किया है, ये एक्चुअली में एक्सप्रेशन किस चीज का है? अगर आप सोच रहे हैं कि ये जो हमने यहां पे एक्सप्रेशन डिराइव किया है, ये एक्सप्रेशन एक्चुअली में किस चीज का है? ये एक्सप्रेशन एक्चुअली में इज द एक्सप्रेशन ऑफ द वेवलेंथ ऑफ अ इलेक्ट्रॉन। सही सुना, यानी अगर कोई इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया जाए, उसके ऊपर कुछ वर्क डन करके, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके, तो वो जब इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी धारण करेगा, तो उसके पास जो उसकी वेलोसिटी होगी, उस वेलोसिटी का प्रोडक्ट उसके मास के साथ जो उसका मोमेंटम होगा, उस मोमेंटम के कारण जो उसकी वेवलेंथ होगी, उस वेवलेंथ को कहा जाएगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ दैट पार्टिकल। बट दैट पार्टिकल इज नाउ एन इलेक्ट्रॉन, सो इट विल बी कॉल्ड एज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों, आपके सामने मैंने ये एक्सप्रेशन आपको निकाल के दिखाया है, लेकिन लोगों ने कहा इससे ये कहां पता चलता है कि वेवलेंथ की वैल्यू क्या है? ये कहां पता चलता है कि इस वेवलेंथ की वैल्यू क्या है? मतलब ये नहीं पता चलता कि लैम्डा की वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है क्या? क्या पता चलता है? इसे देखकर तो बिल्कुल नहीं पता चलना। तो फिर इस बात को एक्सपेरिमेंटली साबित किया गया इन द ईयर 1927 में। जी हां, इस बात को एक्सपेरिमेंटली साबित किया गया इन द ईयर 1927 बाय डेविसन एंड गर्मर एक्सपेरिमेंट। मतलब दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट के तहत इस वेवलेंथ की एक वैल्यू भी सामने आई। अब वो एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया, उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या प्राप्त किया, उन सारी बातों को एक्सप्लेन करने की बजाय मैं उन सारी बातों को एक सिंपल तोड़ बता देता हूं। उन दो वैज्ञानिकों ने, जिसे हम डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट या गर्मर एक्सपेरिमेंट के नाम से पुकारते हैं, उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट में इस वोल्टेज को डिटरमाइन करने की कोशिश करी। वो वोल्टेज की वैल्यू जिस वोल्टेज पे इलेक्ट्रॉन जैसा पार्टिकल वेव नेचर शो करने में सबसे ज्यादा पॉसिबल था या सबसे ज्यादा सक्षम था। मतलब इन्होंने वो वैल्यू ऑफ वोल्टेज निकालने की कोशिश करी जिस वैल्यू ऑफ वोल्टेज पे इलेक्ट्रॉन वाज शोइंग वेव नेचर, यानी वो वैल्यू जिस पे इलेक्ट्रॉन वेव कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा ताकि उसकी कुछ वेवलेंथ निकल कर आए। जब उन्होंने अपना ये एक्सपेरिमेंट किया, कैसे किया, किताब खोल के आप पढ़ लेना। साल 2020 के सेशन के बच्चों के लिए उनके एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा। तो अगर आप 2020 के सेशन वाले बच्चे हैं जो 2021 में बोर्ड के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं या बैठ चुके हैं, तो शायद आपने ना ये पढ़ा है ना आप पढ़ेंगे। तो ये जो आपके सामने वीडियो लेक्चर आपको मैंने दिया है, उस वीडियो लेक्चर में
डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन के आखिरी टॉपिक को कवर नहीं किया गया है। बातें तो करी है ना, लेकिन मैंने उसकी थोड़ी बहुत तो बातें करी थी। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने उस V यानी कि वोल्टेज को डिटरमाइन किया जिस वोल्टेज पे लैम्डा निकालना आसान है, यानी उस वोल्टेज की वैल्यू जो उनके सामने आई दैट वाज 54 वोल्ट। अब जब आप इसे 54 यहां पुट करेंगे तो करके देख लेना खुद ही लैम्डा की वैल्यू कम्स आउट टू बी 1.66 एंगस्ट्रॉम, विच इज क्वाइट प्रैक्टिकल एक्सेप्टेबल वैल्यू कि हाँ यार एक इलेक्ट्रॉन की इतनी वेवलेंथ हो सकती है, अच्छी खासी वेवलेंथ है ये। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv का मतलब आप अच्छी तरह जानते हैं कि मास जो होता है किसी का कम उसकी वेवलेंथ में होता है उतना ही दम, जो मास होता है किसी का ज्यादा तो वेवलेंथ भी होती है कम। आई होप आपको चीजें सिर्फ समझ ही नहीं आपके दिमाग में भी बैठ रही है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। तो ये जो आखिरी टॉपिक है जो मैंने डिराइव नहीं कराया या मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन बातों बातों में उसका जिक्र जरूर कर दिया, किताब खोल के पढ़ना एक बार ना भूलें। लेकिन सेशन 2020 बोर्ड के लिए जो आपके एग्जाम के बच्चे जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 2021 के लिए, उनके एग्जाम में यही तक का टॉपिक हमारे सिलेबस में इंक्लूड किया गया है और लास्ट के उस एक्सपेरिमेंट को सिलेबस में से डिलीट किया गया है। आई होप मेरे बच्चों को ये बातें समझ आ रही है। जी हां, सो मुझे एक बार फिर से खुशी है इस बात को बताने में कि विद दिस वी रैप अप द यूनिट कॉल्ड एज डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। और अब मैं लेकर आऊंगा हमारी अगली बहुत ही प्यारी सी यूनिट जिसका नाम है एटम एंड न्यूक्लियाई। दिल थाम के बैठिए, बहुत जल्द आप लोगों के साथ मैं वीडियो लेक्चर शेयर करूंगा। तब तक के लिए मेरी है गुजारिश, चाहे आ जाए तूफान या आ जाए बारिश, बस दिल से निकलती एक ही सिफारिश, मत करना आप अपना टाइम वेस्ट अगर पाना है आपको कामयाबी का टेस्ट। जी हाँ, थैंक यू वंस अगेन मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आप में से किसी ने चैनल ही सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे वीडियोस को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते हैं या मेहनत से आप पढ़ाई नहीं करते हैं, तो प्लीज ये तीनों बातें करना शुरू कर दें। आपको अच्छा लगेगा और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। वंस अगेन थैंक यू।